साथियों, इस वेबिनार में आप सबका स्वागत है। I welcome to all the participants from different part of the country, and I also welcome to our chief guest, Sri Priyank Kanungo, members of the panel, and the moderator. As you know, friend, this pandemic has impacted to the different section of society, और जिसमें बच्चों की सबसे ज्यादा बुरी हालत है और गर्ल्स उसमें से सबसे ज्यादा सफरर हैं, because our school, college and educational institutions are closed and 32 million children are not in school, staying at home. So they are facing acute crisis. Those who have no access of internet and online education, they are compelled to engage with the domestic work. They are victim of child labor, child trafficking and child marriages. So these are the conditions. And you know that in this corona crisis, our economy is passing through a very bad condition. This quarter, the GDP growth remained in minus 23.9%. Millions of people have lost their job. 12 करोड़ लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं, और इन परिवारों के जो बच्चे स्कूलों में जाते थे, प्राइवेट स्कूलों में, they are not able to deposit their school fees. They are moving towards the government school. और गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर वो लोग आ रहे हैं, वो क्या हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स इसके लिए तैयार हैं? Because even after the 10 years of enactment of the RTE Act, only 12.7% schools are RTE compliant with the RTE provisions. 9 lakh teachers post vacant है, and we have more than 1 lakh schools are having single teacher. 52% schools have no drinking water, functional toilet and wash facilities together in one school. 52% schools are having only these 3 facilities. तो अब ये जो सिचुएशन है और स्कूल खोलने की भी बात शुरू हो रही है, ऐसे मौके पर वी नीड एडिशनल रिसोर्सेज एंड पब्लिक रिसोर्सेज। और अगर ये पब्लिक रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम इतने सारे बच्चों को इस कोरोना पेंडेमिक के दौर में स्कूल में कैसे उनका वेलकम करेंगे, कैसे उनको हम अपने स्कूल्स में क्योंकि महामारी का दूसरा दौर भी शुरू हो चुका है। तो इसलिए यह एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, और इसमें सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, चिल्ड्रन आर in need the support from different section of society, union government, state government, civil society, communities and like-minded people who love education. और इसके लिए हमको सरकार के साथ बात करनी होगी। And we are happy that Sri Priyank Kanungo, Chairman NCPCR, is with us, क्योंकि NCPCR की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रोटेक्शन की, बच्चों की शिक्षा की और उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की एंड वेलबीइंग की। So he is the responsible person and he is with us in this webinar. तो इसलिए, और दूसरी बात ये कि सरकार से ये आवाज भी उठानी होगी कि शिक्षा के बजट में कोई पैंडेमिक को देखते हुए कटौती न हो, बल्कि रिसोर्सेज बढ़ाए जाए और शिक्षा को डिफेंस की तरह समझा जाए। चाहे कितना भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो, बट वी आर नॉट अलाउ कि डिफेंस का बजट कम हो। नोबडी इज गोइंग टू अलाउ। तो इसी तरह से अगर शिक्षा को डिफेंस की तरह नहीं समझा गया तो फिर हम एक मजबूत देश की कल्पना नहीं कर सकते, एक विकसित देश की कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए हमें पब्लिक रिसोर्सेज चाहिए।
नई शिक्षा नीति ने कहा है कि 6% शिक्षा पे खर्च करेंगे। हम उसकी टाइमलाइन की बात करते हैं, क्योंकि बार बार ये कहा गया है कि 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए, लेकिन हम 6% कभी नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए सरकार एक टाइमलाइन दे कि 6% कब आएगा, क्योंकि अभी हमारे जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें बहुत जरूरत है रिसोर्सेज की। अदरवाइज पीपल आर सेइंग in the national education policy is saying that 3.2 crore children are out of school, और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर स्कूल बंद रहे और बच्चों की शिक्षा डिसकंटिन्यू रही, लर्निंग डिसकंटिन्यू रही, तो यह आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या डबल हो सकती है। आप जानते हैं कि मैक्सिमम चिल्ड्रन हैव नो इंटरनेट कनेक्शन, दे हैव नो एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन, और वो बच्चे बहुत ही बुरी हालत में हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि एक तो रिसोर्सेज की बात होनी चाहिए, दूसरा लड़कियां सबसे ज्यादा सफर कर रही हैं क्योंकि हमारे पास सेकेंडरी स्कूल नहीं है। जो सेकेंडरी स्कूल चाहिए, और अगर सेकेंडरी स्कूल है तो उनके रीच से बाहर है। इसलिए हम बार बार ये कह रहे थे कि नई शिक्षा नीति में सेकेंडरी स्कूल को कानूनी हक बनाइए। जैसे 6 से 14 साल का कानूनी हक है और ये तय किया गया है कि बच्चों के नेबरहुड में स्कूल होना चाहिए, ऐसे ही अगर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन भी कानूनी हक बनता तो ये तय हो जाता कि बच्चों की रीच के अंदर नेबरहुड में स्कूल होने चाहिए। लेकिन शिक्षा नीति ने यूनिवर्सलाइजेशन की बात तो की, लेकिन कानूनी हक की बात नहीं की, जो पहले के ड्राफ्ट रिजोल्यूशन में था। तो उसके लिए अभी हमें काफी आवाज उठानी पड़ेगी। तो ये जो अभी हमने ये जो वेबिनार है, ये इसमें एक फैक्ट शीट हम रिलीज करेंगे और इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गणमान्य लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं देश के विभिन्न हिस्सों से। हमने देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया है। इसमें बहुत सारे संगठनों ने जो गर्ल्स एजुकेशन पर काम करते हैं, दे आर द चैंपियंस टू द गर्ल्स एजुकेशन, एंड दिस नेटवर्क हैज डेवलप्ड दिस फैक्ट शीट। और इसलिए कि लड़कियों की शिक्षा बराबर उपेक्षित रही है, तो इन पर इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये फैक्ट शीट रिलीज हो रही है। एंड वी आर हैप्पी दैट श्री प्रियंक कानूनगो एग्रीड टू रिलीज दिस फैक्ट शीट टू जस्ट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द नेशन एंड पॉलिसी मेकर्स टुवर्ड्स द गर्ल्स एजुकेशन। और ये फैक्ट शीट हम रिलीज करेंगे, यहाँ एक प्रेजेंटेशन होगा और इसके बाद एक पैनल डिस्कशन होगा जिसमें बहुत ही रिनाउंड पैनलिस्ट हमारे बीच में अपनी बात रखने वाले हैं। मनीषा प्रियम जी, डॉक्टर मनीषा प्रियम, शी इज ए वेरी रिनाउंड एकेडमिशियन एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। रेणुका जी एजुकेशनल सोसाइटी परदादा परदादी एजुकेशन सोसाइटी की सीईओ हैं और वो बहुत एक बड़ा स्कूल बच्चियों के लिए एक अच्छा स्कूल भी चलाती हैं, उनका अनुभव है उनको। रीता कौशिक, शी इज फ्रॉम देवरिया कुशीनगर एंड शी इज ए एक्टिविस्ट और उन्होंने बहुत काम किया है लड़कियों की शिक्षा को लेकर के। और इस सत्र को पैनल डिस्कशन को मॉडरेट करेंगे एंजेला तनेजा, इज ए वेरी renowned education person and he is one of the founder of the RT forum। तो ऑक्सफैम से वो इसको मॉडरेट करेंगे। और फिर ये जो बातें यहाँ हम फैक्ट शीट में जो हमने पॉइंट्स, केवल हमने फैक्ट शीट में स्टेटस नहीं बताया है, बल्कि हमने उसमें we have just compiled the recommendations for the education, overall education and for the girls education, and we want to just share these recommendations to the chairperson of the NCPCR। तो ये अभी जस्ट अब आप समझ लीजिए कि ऑनलाइन एजुकेशन की क्या हालत है। अभी दिल्ली के बिल्कुल केंद्र में मैं बैठा हूँ, बिजली चली गई और हमारा आई हैव लॉस्ट द इंटरनेट कनेक्शन, सो नाउ दिस इज द फोन से हमने एक्सेस किया है। तो इसी के साथ आप सबका स्वागत करते हुए मैं दरखास्त करूंगा अहेली फ्रॉम जोश एंड सैलब फ्रॉम हक के साथी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना
फैक्ट शीट में क्या हमने प्रेजेंट किया है, क्या स्टेटस प्रेजेंट किया है और क्या रिकमेंडेशंस हैं, उसके बारे में अपना एक प्रेजेंटेशन करें. एंड देन I will request Priyanka Nungoji to release the fact sheet and speak about the situation. Okay, so I would like to invite Aheli and Sailab. Yeah, very glad to be here to be part of this event, and where we are going to launch this national fact sheet. And in this presentation, me and my colleague Aheli would be doing this presentation, and we have divided it in two parts. I'll be talking about why we did this fact sheet और क्या क्या कंसेप्ट जो फैक्ट शीट इस फैक्ट शीट में हमने हाईलाइट किए हैं, और आई जो है उस बारे में बात करेंगे कि क्या हमारा रिकमेंडेशन है, तो उसके बारे में. तो आगे बढ़ते हैं. अगर हम देखते हैं गर्ल्स एजुकेशन की स्थिति के बारे में, तो यूनेस्को की एक काफी रीसेंट स्टडी है जो कोविड के दौरान हुई. Yes. So, as I was saying that as per UNESCO study, 1.8 million children around the globe are going to be affected by these closures. और जैसा कि हमने देखा मार्च के लॉकडाउन शुरू हुआ और कोविड के असर दिखने लगे, तो उस वक्त सबसे पहला रिस्पांस अगर एजुकेशन के संदर्भ में देखें तो स्कूल क्लोजर्स थे. जो स्कूल लर्निंग है उसको सबसे पहले सस्पेंड किया गया ड्यू टू द सेफ्टी रीजंस. लेकिन उसके खासे असर जो हैं बच्चों की शिक्षा पे पड़े हैं और आगे भी पढ़ने वाले हैं, और काफी सारे इफेक्ट्स जो हैं अभी एविडेंट हैं. अगर गर्ल्स एजुकेशन से देखा जाए, इफ वी टॉक स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन. Please continue. Yeah. Join and then. तो नमस्ते साथियों, मेरा नाम आहिली है और मैं वीडियो इसलिए ऑन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इंटरनेट की सब जगह शायद कुछ प्रॉब्लम है. मे बी विदाउट द वीडियो इट विल बी इवन बेटर, लिटिल बी द बैंडविड्थ विल बी बेटर. जैसे शैलब कह रहे थे कि यूनेस्को की एक रीसेंट स्टडी हुई है जिसमें ये पता चला, बोल रहे हैं कि अराउंड वन बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड द स्कूल क्लोजर there's been about 1.8 billion students who have been affected because of closure, of which around 320 million of them are actually in India. तो इस मतलब जब आप कैसे पैंडेमिक जैसा सिचुएशन आता है तो उससे what actually happens as what we are seeing in everyday sort of news is that the rates of poverty, household responsibility, child labor, I mean बच्चों को लेबर में झोंक देना, teenage pregnancy and all these things actually may cause around 20 million secondary school age children to actually get out, I mean be dropped out of the school system. So this actually disproportionately affects even marginalized community. मतलब जो बच्चे marginalized community से आते हैं जैसे SC, ST, tribal और minority community से, उनको ये सारी जो impacts है और ज़्यादा impact कर, मतलब उनको और ज़्यादा marginalize करता है. श्रीजिता, maybe the next slide. Srijita? Yes, just a second. Yeah. I don't know why the slide isn't moving. 1 second. Yes. Ahili, please continue. Yeah, but if you can come out with all of them together. Okay, sure. So what we found is this, what we are saying is that girls are twice as vulnerable as boys to, to be in education. They fall out of education circle twice as vulnerable. They're likely to not have access to internet, which we've heard of stories of across the different places that if there is a phone, then it would be with the father or the brother. The girls usually don't have access to phones, digital gadgets, as well as internet. They are also unequally burdened by domestic work. So they actually have difficulty in accessing even online education because they have to do housework, which makes them even more vulnerable and making their access even more poor.
The economic impact increases because if, as we know that if there is scarcity of resources, the first cut happens for girls, making them more vulnerable to child marriage, child labor, trafficking, violence, and sexual abuse. Also, we're seeing again and again that teachers are not trained and to develop online learning alternatives. So that's also a big challenge, which is making access even more difficult. Female teachers also face additional burden of childcare and managing household chores. So, making them vulnerable thereafter, the children who are studying also fall into that vulnerability trap. Can we go to the next slide? Oh, yes. Just 1 second. I think you can continue. या सो जैसे अभी अमरीश जी शुरुआत में ही कह रहे थे कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा अंडर फंडेड है एंड वी रन द रिस्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट इट गेट्स फर्दर कट. So what we are saying is that already education is underfunded and it only receives 3.3% of the GDP. So what we are saying is that we need to make sure that the MHRD does not deprioritize education and put it under the category C expenditure, and rather so basically saying that these are main things which will further vulnerabilize education and access to girls if we keep on cutting budgets and making it deprioritizing as education as a deprioritizing sector. Like अमरीश जी ने कहा कि जैसे हम डिफेंस को कभी नेगोशिएट नहीं करेंगे उनके बजट्स को, तो हम एजुकेशन को भी नहीं कर सकते अगर हम आने वाले टाइम पे एक वी नीड अ पावरफुल नेशन एंड अ नेशन व्हिच विल लिव through all these crises. We can't deprioritize education. So considering all these things, we've come up with three pronged sort of recommendation for dealing with this crisis, where we are saying these measures that are there, we are saying we need to approach the measures in three different ways. One is to respond meaningfully, because right now we are amidst the crisis. अभी crisis के एकदम मतलब सामने मतलब हम लोग उसको face कर रहे हैं, आमने सामने है, तो उस हालात में हम उसको meaningfully कैसे उसको respond कर सकते हैं. So पहला चीज़ हम जो suggest कर रहे हैं कि हमको जो लड़कियों के लिए जो essential services है, like for instance iron and folic acid, sanitary pads, psychosocial support and school feeding, we need to continue to do this. We have to first start and then continue to do this to ensure that the girls are sort of receive this kind of meaningful response. Second, we also have to look at different kinds of distance learning material, like using radio, TV, SMS, printed material, peer-to-peer learning, parents' resources. So these kind of alternate ways, which is away from just this single point agenda of looking at online education as this one magic wand, ये होने से बहुत difficult है. हम बहुत सारे लोगों को हम वंचित कर रहे हैं इन चीज़ों से, पढ़ाई से. तीसरी चीज़ हम कह रहे हैं कि हम लोगों को एक strong child protection policy के लिए mandate करना पड़ेगा, which is mandated along the इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत जो चीज़ें कही गई है उसको हमें फॉलो करने की ज़रूरत है. इस समय पे हम लोगों को इस समय पे ये भी इंश्योर करनी है कि होम विजिट्स हो, थ्रू टेलीफोन टीचर्स थोड़ा कम्युनिकेट करें, बच्चों का हाल पूछे कि क्या दिक्कतें आ रही है, उनको उस तरीके का एक हैंड होल्डिंग का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए. Also we are saying that at a community level, because one is to make sure they have home visits, but still at a more community level there needs to be cross sort of linkages with other bodies which are there, which are sort of present in that level,
उन बॉडीज के साथ हम घरों को जोड़े ताकि सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी लेवल सपोर्ट बच्चों को मिल पाए. Can we go to the next slide? While we are saying that once we need to respond meaningfully to this challenge, we also simultaneously need to also strive towards a rapid recovery, which is a gender responsive plan to return to the girls to the school. So what we are urging the state and the central governments must do is to establish a system to monitor that the girls re-enroll back into school as has been also mandated by the National Education Policy, and also make that data available कि हमें पता चले कि बच्चियां जो बाहर चले गई उनको हमने री एनरोल कर पाए कि नहीं. तो वो डेटा की अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है. हम लोगों को ज़रूरत है कि इस टाइम पे लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप एंड टारगेटेड कैश ट्रांसफर्स हो एंड अदर काइंड्स ऑफ एंटाइटलमेंट सो दैट गर्ल्स आर एबल टू कम बैक. Despite all the other challenges, they are able to come back to school. Third, we are asking that secondary education should be made free for girls at immediate effect. This is especially for states where many secondary schools are actually private schools, especially like places like UP, where large number of schools are secondary schools are private. For that, we are saying that keeping that in mind, we need to immediately make that education, secondary education, free for girls. Develop mass community outreach programs in civil society and youth leaders to ensure that the girls have the required support even at the ground, at the community level, to say that they need to come back, and the schools and the education and the state are there to get them back to school. We need to keep finance flowing, as we said in the beginning, that we have to have the money coming in, otherwise all these talks will sort of fail. So that is an essential part of this recovery project. And we are saying that as the NEP has mandated and has been promised for several decades, we really need the GDP to be of 6% for the education to be 6% of the GDP. The next slide. The last one is when we are saying, the last strategy we are saying is that simultaneously when we are saying कि हमें मीनिंगफुली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, हमें रिकवरी के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें उसके साथ साथ हमारा जो सिस्टम्स है जो अभी तक लड़कियों के लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं करते, वो उनको एजुकेशन के साथ से वंचित करती है, उन चीज़ों के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि वी बिल्ड resilience in the system which has gender at its center. So in that, what we are suggesting is we need to create safe space for girls and the community for social and emotional well-being, which are as well as recreation and educational activities. This is extremely important if we need to support them emotionally and with psychosocial kind of support, to also bring in not only education but recreational and well-being activities. We need to hire and train more female teachers so that there is increase in greater enrollment and retention of girls in school. We need to scale and expand access to digital learning and other alternative education provisions. We need to have a gender responsive contingency plan for education so that we are able to deal with such crises that keeps coming, because this pandemic is not the only crisis that we face. We face floods, drought, and all these kinds of emergency crises which affect education too greatly. We also need to incorporate a comprehensive sexuality education in the curriculum to mitigate any kind of sexual violence and abuse during emergency. We need to ensure functional wash facilities in school and train teachers to be able to support girls to do that. And we also need to strengthen daycare centers for early childhood care, because we know lots of older girls drop out because they need to take care of their younger siblings. So these kind of facilities are very critical if we need to build a resilient system. Thank you so much. I would like to stop here. Thank you. Thank you, Ahili. I think Sailabh has joined back. So if Sailabh could just wrap up this presentation and give any comments on this. Yeah, so I'm really sorry for unstable internet connection, and thanks Ahili for making this presentation. I just wanted to emphasize on 2 or 3 aspects which have
become a really great concern over the period of time, and especially in context of COVID. Number one is data and availability of data is one of the biggest struggle which we all face in all sectors, and education is even more significant in that. So as we suggested that there should be data oriented approach towards at least making a data set which can assess that how girl children have and how children in general also have been impacted due to COVID. So that will actually help us in making a very concrete planning processes in place. So that is number one. Number two, NEP has also put more emphasis on financing for education, and by saying that 6% of GDP should be spent. And in last 2 quarters, at least quarter one and quarter two, we have seen that MHRD expenditure budget has been pushed to category C, which is like the non-essential category, and it has also continued after quarter one and quarter two. So that has also made a kind of confusing statement. Like on one hand, we are saying that schools should be reopened for children, and on the other hand, we are not even spending enough to make our schools even now safe spaces, and it's more critical in context of COVID. So that is even more important and bothering. Online education, if we continue. Okay, Sailabh, please. Amrish, just last point. Yeah. Just last point. Online education has been the greatest concern for everybody in last 6 months, and the pace we are going with online education now is going to deepen more social inequalities in our education system, which we at least do not want in context of SDGs and how India is committed towards achieving sustainable development goals and NEP also. So we really need to take a holistic approach towards fulfilling one of the fundamental rights of education. Thank you. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अहेली और सैलभ आपको फॉर ए गुड प्रेजेंटेशन. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री प्रियंक कानूनगो, चेयरमैन NCPCR, the chief guest of this function, to please release the fact sheet. थैंक यू. और अब आपसे मैं दरखास्त करूंगा कि आप संबोधित करें. जी, अमरीश भाई, एंजेला जी और तमाम साथीगण जो आज इस वेबिनार में मौजूद हैं, आप सभी का बहुत अभिवादन करता हूं. इसके पहले कि हम इस मुद्दे पर बात शुरू करें, मैं आप सभी से एक दरखास्त करना चाहता हूं. कल NCPCR ने एक टोल फ्री टेली काउंसलिंग फैसिलिटी स्टार्ट की है उन बच्चों के लिए जो कोविड-19 अफेक्टेड हैं, या तो वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं या उनके माता पिता पॉजिटिव हैं. इस कारण उनको अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ रहा है, आइसोलेशन में, क्वारंटाइन सेंटर्स में रहना पड़ रहा है, या उन्होंने अपने किसी नजदीकी को खो दिया है कोविड के चलते, जिस कारण उनको काउंसलिंग की जरूरत है. तो सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस, ऐसे संवेदना करके एक टेली काउंसलिंग प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया है कल. और इसका टोल फ्री नंबर प्लीज आप लोग नोट कर लेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी. मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ. ये है 1800 1-800-1212-830 1-800-1212-830. मैं यहाँ चैट में लिख भी दे रहा हूँ, जिससे कि ये जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप पहुंचा पाएंगे वो बच्चों को फायदा देने का काम करेगा. हमको कुछ वॉलंटियर्स मिले हैं जो ये काम कर रहे हैं, और अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हों जो अपना वॉलंटरी सर्विस देना चाहते हो तो प्लीज उनसे भी कहिएगा कि अप्रोच करें.
बिल्कुल। जो इसका विषय है और मुद्दा है, सबसे पहले तो अमरीश भाई आप बधाई इस बात की स्वीकार करिए कि फैक्ट शीट में फैक्चुअल डेटा पे हम लोगों ने बात की है। पूरे कोविड-19 ये आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। पूरे कोविड-19 के इस दौर में मेरा साबका कई बार ऐसी कई वाक्यों से पड़ा पिछले 4 साढ़े 4 5 महीने में, जहाँ पे डेटा को एक्सेजरेशन करके या डेटा गलत तरीके से बता के पैनिक क्रिएट करने का कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा हुआ, और उसके बाद तकलीफ इस बात की हुई कि हमारे प्रयास गलत दिशा में चले जाए। हमारे पास डेटा हम गलत तरीके से मैनिपुलेट करके बोलते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अमरीश भाई, आप हमेशा की तरह आपकी जो फैक्ट शीट है वो एक्चुअल डेटा को लेकर बात करती है, और जब एक्चुअल डेटा को लेकर बात करते हैं तो हम एक्चुअली सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। और ये जो सारी की सारी बात है वो अगर एक्चुअल बातों से शुरू होती है तो फिर दूर तक भी जाएगी, उसके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। सबसे पहली बात जो आप लोगों की इस रिपोर्ट में आई है वो पूरे पैंडेमिक के दौरान टीचर्स के रोल को लेकर बड़ा ही चिंता की बात रही है। मैं आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पूरे कोविड-19 के दौर में हमने ये देखा कि टीचर्स ने अपने बच्चों को उनका पोषण सुनिश्चित करने के लिए, उनका 2 वक्त का उनका राशन जो है, उनके मिड डे मील का राशन उन तक पहुंचे, ये तय करने के लिए अपने प्राणों को संकट में डालकर घर घर राशन पहुंचाने का काम किया। हमारे टीचर्स ने कई जगहों पर अपने प्राणों को संकट में डाला और कुछ जगहों पर उनके प्राणों की आहुति भी उन्होंने दी और इन्फेक्टेड हुए और उसके बाद काल कवलित हुए। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हम सबको ऐसे टीचर्स के प्रति श्रद्धांजलि भी अपनी व्यक्त करनी चाहिए आज इस फोरम में, जिन्होंने बच्चों के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, सारे समाज को याद। ये केवल मैं मानता हूँ पूरी ताकत से कि भारत जैसे देश में ही हो सकता है जहाँ हमको पूरे देश से अनेकों तस्वीरें ऐसी मिली। खैर, दूसरी बात जो है वो इसी से जुड़ी हुई ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी टीचर का विकल्प नहीं हो सकती, ये साथ मिलके चलेगी और साथ मिलके इसका सबसे अच्छे परिणाम जो लिए जा सकते हैं हमको उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जो बात आपने भी कही है और ये बिल्कुल ठीक है कि डिजिटल डिवाइड को खत्म करना है हमको ऑनलाइन एजुकेशन मोड में जो बच्चों की वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है उसको रोकना है। हाल ही में हम लोगों की एक रिपोर्ट स्कूल सेफ्टी को लेकर के प्रकाशित हुई है, हालांकि वो 2018 तक के 19 तक के डेटा पे है, लेकिन उसमें ये देखा गया कि साइबर सेफ्टी को लेकर बहुत ही नेग्लिजेंट हैं हमारे स्कूल्स भी और पेरेंट्स भी। तो साइबर बुलिंग को लेके पॉलिसीज नहीं है, साइबर बुलिंग के बारे में जानते नहीं है, स्कूल्स में बच्चों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्सेस है, ये चीजें डराने वाली है। देश का दुनिया का एक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप किसी की भी बात करें, मैं नाम लेके बड़ी स्पष्ट बाध्यता से कहूंगा, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं। और जब ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है तो ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने का जरिया ना बन जाए, ये भी हमको देखना रोकना है। और यहाँ भी आप सभी के बहुत ही सक्रिय इंटरवेंशन की आवश्यकता है। आयोग ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन आप लोगों के माध्यम से किया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करते हुए जून 2019 से मार्च 2020 के बीच में, मैं आपको ये मार्च के पहले हफ्ते तक का डेटा बता रहा हूँ, कमीशन ने लगभग 38,000 नए ग्रीवियांस बच्चों से इकट्ठे किए, एनजीओ के माध्यम से किए,
डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी बेंचेस को एक्सटेंड करके किए। जहां हम लोग पिछले साल तक 5,500 ग्रीवियंसेस का रिट्रेसल कर पाते थे, हम इस साल 38,000 तक पहुंचे हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम इसको और आगे तक ले जाएं। हालांकि कोविड पैंडेमिक ने हमारी रफ्तार को रोका है, लेकिन रफ्तार को रोका जा सकता है लेकिन कदमों को नहीं बांधा जा सकता। आप लोगों का साथ हमको इस तरह ही मिलता रहे और ज्यादा से ज्यादा शिकायतें अगर आप लोग कमीशन तक पहुंचाएंगे तो वो बड़ी मदद बच्चों की होगी, कमीशन की होगी और हम एक अच्छा सुरक्षित एजुकेशन का माहौल बच्चों को दे पाएंगे। मैं यहाँ पे एक वाक्य भी आपको बताना चाहूंगा। हम सभी जगह से डिजिटल डिवाइड की बात कर रहे हैं, लेकिन कमीशन के पास शिकायत है उस कमी को लेकर बहुत ही कम आई है। एक शिकायत का मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा। रत्नागिरी महाराष्ट्र में जब निसर्ग तूफान आकर गया, उसके बाद दापोली तहसील के पास एक गांव था और वहां पे इंटरनेट की सुविधा बाधित हो गई। जो प्राइवेट कंपनीज वहां पे लाइसेंस होल्डर्स थी, उनके टॉवर्स टूट गए। उन्होंने पहले टॉवर सुधारे वहां जहां कमर्शियली उनको ज्यादा फायदा था और ये गांव का इलाका छूट गया। गांव के बच्चों की स्थिति ये हुई कि वो 25, 30, 40 किलोमीटर दूर तहसील प्लेस में बैठ के अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को ले रहे थे। ये गांव जो था वो इसलिए एजुकेशन को लेके बहुत अवेयर था क्योंकि ब्रिटिश टाइम में भी एक परांजपे जी हुए जो वहां के उस गांव को बिलोंग करते थे, जिन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में भी देश में काम संभाला। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था कि वहां के बच्चे खूब अवेयर थे। बच्चों ने हमको कंप्लेंट की। हमने टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ट्राई है उसको नोटिस किया। हमने वहां के डीएम को नोटिस किया और हमने ये कहा कि अगर किसी कंपनी ने लाइसेंस लिया है इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो ये उसके बिजनेस करने के लिए नहीं, ये उसके बिजनेस करने के लिए नहीं है, ये सेवाएं देने के लिए है और ये सेवाएं आपको देनी होंगी वहां पे जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है। और बच्चे अगर अफेक्टेड हो रहे हैं तो कमीशन इंटरवेंशन करेगा। हमने नोटिस इशू किए, हमने कलेक्टर को नोटिस किया, कलेक्टर ने मीटिंग की इन कंपनीज के साथ और ये तय हुआ कि 15 दिन के अंदर वहां पे इंटरनेट सेवा पुनः स्थापित हो पाई। ये एक चैट बॉक्स में सवाल आया है डॉक्टर अपराजिता जी का। आप ये बिल्कुल मत मानिए कि शिकायतें बढ़ गई हैं। कमीशन ने अपनी कार्य क्षमता बढ़ाई है। हमने अपनी 55 बेंचेस एक्सटेंड की हैं डिस्ट्रिक्ट्स तक, जाके बच्चों से बात की है और जिन शिकायतों को कभी कोई सुनता नहीं था, हमने उन शिकायतों पर काम किया है। हमने स्कूल के पानी के नल से लेकर के गांव की स्कूल तक पहुंचने वाली सड़क और उनकी आंगनवाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेबल्ड बच्चों के सर्टिफिकेट, उन सभी का रिड्रेसल किया वहां तक पहुंच के। तो जिन शिकायतों को कभी कोई ध्यान नहीं देता था, हमने उन पर ध्यान दिया। ये हमारा एक्चुअल काम है। दूसरी बात जो आज यहाँ पे ये जो रेणुका जी का एक सवाल है, मैं हालांकि बहुत ज्यादा सवालों के जवाब चैट में नहीं देना चाहता, नहीं तो ये बात कभी खत्म नहीं होगी और चिट चलता रहेगा। लेकिन जहां से भी इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण बच्चों को फर्क पड़ रहा है, प्लीज हमको कंप्लेंट भेजिए। कमीशन इज देयर। हम लोग इन सवालों के जवाब देने के लिए और लोग बच्चों की मदद करने के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। कमीशन ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जो भारत सरकार को हम लोग सजेस्ट करने जा रहे हैं। वो फाइनल ड्राफ्ट हमारा तैयार हो गया है और जितनी बातें इस फैक्ट शीट में है, जैसे कि एस्टेब्लिश सिस्टम टू मॉनिटर गर्ल्स री एनरोलमेंट मैंडेटेड बाय एनईपी। एनईपी में ये कैसे होगा, इसके लिए हमारा सजेशन है कि एक गाइडलाइन बने, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने कि री एनरोलमेंट कैसे कैसे होगा। स्टेक होल्डर्स की, ड्यूटी बेयरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें तय की जानी चाहिए। ये जो नेशनल जेंडर रिस्पॉन्सिव एंड ऑपरेशनलाइज द एनईपीज जेंडर इंक्लूजन फंड की जो बात कही है आपने, ये बिल्कुल ठीक है। ये जेंडर इंक्लूजन फंड कहाँ से कितना कितना पैसे लेकर बनाया जा सकता है, वो सजेशन कमीशन अपने देने जा रहा है सरकार को। और ये जो मार्जिनलाइज्ड बच्चे हैं, उनकी पहली बार
इस पॉलिसी में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ठीक ठीक बात हो रही है कि कहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण वो मार्जिनलाइज्ड है, कहाँ माइनॉरिटी होने के कारण वो मार्जिनलाइज्ड है, कहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और माइनॉरिटी दोनों को बिलोंग करने के कारण लड़कियां एजुकेशन से सबसे ज्यादा पीछे हैं। उन एरियाज की मैपिंग करके उनको आइडेंटिफाई करके और वहां पर हमको ज्यादा ताकत से काम करने की जरूरत है। कमीशन इन सभी इंटरवेंशंस पे अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देने जा रहा है और आपकी ये फैक्ट शीट निश्चित रूप से हमको सहायता देगी अपनी रिकमेंडेशंस को फाइनलाइज करने में। आपसे बस मैं आपकी वाणी को विराम देते हुए यही गुजारिश करूंगा कि कमीशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, हम लोगों को काम पे लगाइए। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आप शिकायतें भेजेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंक जी, आप हम लोगों के बीच आए और आपने हम सहमति दर्ज की, अपनी दिखाई, अपना इंटरेस्ट दिखाया इस रिलीज करने के लिए फैक्ट शीट को। और हमें उम्मीद है कि फैक्ट शीट को इस गर्ल्स एजुकेशन के काज को आगे बढ़ाने में आप पूरी तरह से इस मूवमेंट को मदद करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक बैक टू स्कूल कैंपेन शुरू किया है पूरे देश में। और उस बैक टू स्कूल कैंपेन में उन बच्चों को जो कि ड्रॉप आउट के जिनके खतरे हैं और बढ़ गए हैं इस कोरोना क्राइसिस की वजह से, उन बच्चों की लर्निंग डिसकंटिन्यू न करे, इसके लिए देश भर के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पूरा एक कैंपेन चलाएंगे। कम्युनिटीज के साथ मिलकर के, वहाँ के जो एजुकेशन के में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, लोकल बॉडीज के साथ मिलकर के, अधिकारियों के साथ मिलकर के, ये बैक टू स्कूल कैंपेन को हम चाहेंगे कि एनसीपीसीआर पूरी तरह से अपनी बैकिंग दे, अपनी ताकत। अमरीश भाई, मैं बस यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूंगा, आप जब बोलेंगे हम 1 to 1 एक एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठकर हमारे प्लान को और आपके प्लान के बीच में से क्या निकल सकता है, कैसे हम वल्नरेबल बच्चों की मैपिंग कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स उनको पहुंचा सकते हैं, हम 1 to 1 करेंगे, एक एक एनजीओ के साथ बैठ के अलग अलग करने को तैयार है। जब हमसे बोलेंगे हम तब आप लोगों के साथ बैठते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। और अब इसके बाद हम सब लोग जो है अब अगले, नमस्कार, मैं अब अगले पैनल की तरफ जाते हैं। और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पूरा जो उम्मीद है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, बच्चों की दुनिया को खुशहाल करने के लिए, उनकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हम लोग पूरी तरह से आपको मदद करने को तैयार हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले इस वेबिनार की अगली श्रृंखला के रूप में पैनल डिस्कशन के लिए आमंत्रित करता हूं आज के इस पैनल डिस्कशन के मॉडरेटर एंजेला तनेजा को। एंजेला तनेजा काफी परिचित नाम है और शिक्षा के क्षेत्र में ऑक्सफैम के लीड हैं। वो एजुकेशन, हेल्थ और इस तरह के जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, और हमारे फोरम के साथ शुरू से जुड़ी हैं और एक वन ऑफ द फाउंडर हैं। तो मैं अंजला तनेजा को दावत दूंगा, उनको अनुरोध करूंगा कि वो आए और पैनल को इंट्रोड्यूस भी करें और आज के इस वेबिनार के जो पैनल डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाएं। एंजेला तनेजा, एंजेला आज तो स्वागत है सारे साथियों का इस अगले चरण में। तो काफी हद तक जो बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर चर्चा हो चुकी है। तो इसलिए संभवतः ज्यादा भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है, परंतु विशेषतर शायद जिक्र करने की जरूरत है कि विशेष जब कोविड के पेंडेमिक से सभी लोग ग्रसित हैं, परंतु साथ ही साथ विशेषतर इस समय वंचित समुदायों की, दलित, आदिवासी, मुसलमान वंचित समुदायों की विशेष दिक्कतें हैं, जिनके ऊपर हमें संभवतः और ज्यादा सघन रूप में चर्चा करने की जरूरत है। क्योंकि जरूर लड़कियां प्रभावित हैं, लेकिन सारी लड़कियां बराबर प्रभावित नहीं है। कईयों का दर्द ज्यादा है दूसरों के मुकाबले में इस समय। और हमारे देश के चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम को देखें, चाहे वो सोशल सिस्टम को देखें, समाज में गैर बराबरी है।
और उस समाज की गैर बराबरी, अमीर और गरीब का जो फासला है, उस सब को देखते हुए उसका असर विशेषतर इस समय भी लोगों के ऊपर असर कर रहा है। हमारे साथ 3 वक्ता हैं इस सत्र में। हमारे साथ मनीषा प्रियम हैं जो नीपा से हैं। हमारे साथ रीता कौशिक हैं, डायरेक्टर SKVS, और रेणुका गुप्ता जी हैं जो अपनी बात रखेंगे। तो शुरू में मनीषा जी से शुरू करते हुए over to you. Angela, Manisha ji is not here yet. She is having some issues with her connection. We can proceed with the others. Okay, so Rita Kaushik. तो नमस्कार अंजना जी। थोड़ा अपना, यदि आप वीडियो अपना चला सकें तो लोगों को दिखेगा। प्रॉब्लम है, मैं एक बार ऑन कर लेती हूँ। लोग कम से कम देख लेंगे कौन है जो बोल रहा है। जी 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 बिल्कुल, कुछ देर के लिए। जी जी, थैंक यू। तो स्कूल के बंद होने का विषय, जैसे मैंने बोला, कुछ समुदाय के ऊपर विशेष ज्यादा ही असर पड़ा है। तो दलितों के स्कूल के बंद होने के दलित लड़कियों के ऊपर क्या असर पड़ा है जी, और विशेष उनको क्या परेशानी है, क्यों? ओके। कोविड-19 दलित गर्ल्स की शिक्षा पर ज़्यादा खतरा बना हुआ है, ये सभी को पता है। दलित समाज, जैसे कि आप सभी को पता है कि दैनिक मजदूरी, कम कौशल वाली नौकरियों में शामिल होकर आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऐसे दलित जो हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, उनके घरों की लड़कियों को हमेशा स्कूल छोड़ने के जोखिम से गुजरना पड़ता है। दलित समाज आजीविका के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को वहन करने की उनकी क्षमता विकास नहीं के बराबर है। जातिगत संरचनाएं सभी को पता है कि इतना बड़ा है कि समाज की गतिशीलता को वो अवरुद्ध करके विषमताओं को बढ़ा देता है, जिससे उनकी कौशल वाली नौकरियों जैसे सफाई, मैनुअल, स्पेंजिंग, कैजुअल वेज मजदूरी, रिक्शा खींचना, स्ट्रीट वेंडर्स आदि जैसे सीमित नौकरियों में उनको सीमित रहना पड़ता है। कोविड के समय में प्रवासी मजदूरों की जो स्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। मार्च 2020 में जब अचानक देश में लॉकडाउन हुआ तो उस समय लोगों को यही था कि किसी तरीके से अपने घर पहुंचना जरूरी है, और लोगों ने पैदल चलना शुरू किया और आनन फानन में वो अपने घर पहुंचे, और रास्ते में भी बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। और इस तरह से आनन फानन में जब वो घर पहुंचे तो फिर उनके ऊपर आजीविका का संकट सताने लगा, और इस आजीविका के संकट में गांव में भी मनरेगा का जो स्तर है वो बहुत, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही बुरा हालत में है। जहां तहां कुछ संस्थाएं काम कर रही थी, उन जगहों पे मनरेगा में काम मिला। जो सरकारी स्कीमें हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके हाल से सभी लोग परिचित हैं, कहीं भी उसका सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। लड़कियों की शिक्षा के लिए जो कोविड-19 का प्रकोप था वो शिक्षार्थियों, शिक्षकों, परिवारों, स्कूल प्रबंधन और शिक्षा के सभी हितधारकों को बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा किया है। इस तरह से देखें तो हमें जो कोविड की महामारी की दिक्कतें थी वो महामारी के कारण देश में हमारे और क्षेत्र में सभी स्कूल बंद हो गए, शिक्षा की संभावना भविष्य से काफ़ी दूर चली गई। ऐसे में जो दलित लड़कियां हैं, लड़कियों के मुकाबले में इनके लिए पढ़ाई की जो सुविधा है वो काफ़ी दूर नज़र आता है। जो शिक्षा के क्षेत्र में पहले से ही ये व्याप्त लिंग भेद है उसकी सामना तो ये लड़कियां करती ही आई हैं। इसके अलावा जो घरेलू बोझ है विशेष रूप से लड़कियों पर शिक्षा पर जो असर डाल रहा है, इसके साथ ही जब वो इतने लंबे अवकाश के लिए वो घर में हैं
घर में समय बिता रही हैं, तो इनके लिए जो शिक्षा का है अवसर है वो बहुत कम दिखता है, क्योंकि घर का काफ़ी बोझ है, बच्चों का बोझ है, काम का बोझ है। इस तरह से उनको जो सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा का जो प्राविधान हुआ है उसमें भी असमानता और बढ़ी है, क्योंकि सिर्फ 50% शहरी और 14.9% ग्रामीण घरों में इंटरनेट की सुविधा है। और ये भी जो लड़कियों के लिए मतलब काफ़ी संकट का समय है। दलित लड़कियों को इंटरनेट उपयोग की सुविधा मिल पाने की संभावना भी बहुत कम है। इसके साथ ही लड़कियों पर घरेलू जो कामकाज है, छोटे बड़े भाइयों और बहनों की देखभाल है, इसके अतिरिक्त जो कामों का बोझ है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। काम का यह समान बोझ लड़कियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में अधिक बाधाएं पैदा की हैं। मुसहर समाज, खास करके हमारे यहाँ जो दलित और मुसहर समाज हैं, इन पर भी महामारी का ज़्यादा प्रकोप हुआ है। ये सभी परिवार लगभग अपनी आजीविका खो चुके हैं, जिसके कारण ऐसे परिवारों को की लड़कियों पर उसका असर व्यापक एवं तेज होने की संभावना है। मीडिया और जो चाइल्डलाइन की रिपोर्ट जो बता रही है कि आर्थिक बदहाली से जूझ रहे परिवारों में लड़कियों की स्कूल छूटने की संभावना बढ़ी है, क्योंकि लड़कियां बाल विवाह, बाल श्रम, तस्करी, हिंसा या यौन शोषण की चपेट में आ गई हैं। और हम अपने क्षेत्र में इसको मैंने देखा भी है और चाइल्डलाइन के थ्रू कई केसेस को हैंडल भी किया है। अभी हाल ही में एक केस जो ट्रैफिकिंग का इशू था, उसके माँ बाप उसको बिहार में बेच दिए थे, लेकिन पुलिस और चाइल्डलाइन के थ्रू इस लड़की को रेस्क्यू किया गया है और बहुत सारे बाल विवाह को भी रोके गए हैं। और बहुत मतलब जो महिलाओं और लड़कियों पे जो हिंसा हो रही है वर्तमान में, घरेलू हिंसा खास करके, वो भी देखने को काफ़ी मिला। अभी जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में 2 लड़कियों को रेप के बाद उनकी हत्या की गई है, ये भी एक इसका रीजन रहा है। तत्काल में हमें जो एक हमारे लिए एक लगता है कि सरकार को तत्काल में कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे भारत जैसे देश में और अपने क्षेत्रों में भी जो देख रहे हैं कि महामारी का जो असर पड़ा है सामाजिक आर्थिक रूप से, जिसमें एक बड़ी आबादी उसकी चपेट में आई है, जो कमजोर और हाशिए पर रहने वाले परिवार हैं। इन्हीं परिवारों के बच्चे और लड़कियां स्कूल से बाहर होने की संभावनाएं बढ़ी हैं। बच्चे, विशेष रूप से लड़कियां, जो दलित लड़कियां हैं, उनके साथ सीधे जुड़ाव करने की जरूरत है। लड़की स्कूल शिक्षा तक पहुंचने के रूप में प्रचलित लिंग भेद मापदंडों के रूप में लड़कियों को घर की देखभाल और काम के बोझ और घरेलू बोझ के कारणों से शिक्षा की वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो जो बता रहे थे हम कि लैंगिक मापदंड जो हमारे समाज में है, जिसमें लड़कियों को मतलब हमेशा लैंगिक भेदभाव से जूझना पड़ता है। इस लैंगिक मापदंड भी गरीबी दौड़ में या जाति द्वारा उत्पन्न बाधाओं को जोड़ते हुए तकनीकी उपलब्ध उपकरणों तक लड़कियों की पहुंच को रोक रहे हैं। ये न केवल स्कूली शिक्षा के अवसरों को अंतराल बढ़ाते हैं, बल्कि अक्सर लड़कियों की शुरुआती विवाह, तस्करी और जबरन श्रम जैसी स्थिति की ओर भी धकेलते हैं। ये सब दिक्कतें हैं, अब समाधान क्या है? सरकार को क्या, राज्य चाहे वो राज्य स्तर के हो या नेशनल हो, जी क्या करने चाहिए जैसे कि दलित लड़कियों की शिक्षा पे असर ना पड़े? समाज में विविध स्तरों पर जो व्याप्त लैंगिक भेदभाव है, उसको ध्यान में रखते हुए बालिका शिक्षा एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए देने वाली सकारात्मक योजनाओं का निर्माण करना चाहिए सरकार को, ताकि लड़कियां जो रीता, आपका म्यूट हो गया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ, हो गया। समाज में विविध स्तरों पर जो व्याप्त लिंग भेद है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि बालिका शिक्षा एवं विकास को बढ़ावा देने वाली सकारात्मक योजनाओं का निर्माण करे, ताकि लड़कियां स्कूल में वापस आ जाएं। दूसरा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो उल्लिखित है प्राविधान की, घर से आने वाली जो दलित व वंचित वर्ग से के घरों से आने वाली लड़कियों
कि स्कूली शिक्षा से जुड़ाव व स्कूलों में ठहराव सुनिश्चित करने के लिए छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएं प्रदान किया जाना चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को फिर से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके लिए जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, अगुवा हैं और जो संगठन है, इसको बड़े पैमाने पर सामुदायिक स्तर पे कार्यक्रम चला के इनको अवेयर करने की जरूरत लग रही है। तत्काल प्रभाव से दलित लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मुफ्त करना चाहिए। एनईपी के निर्देशों के मुताबिक दलित लड़कियों के पुनः स्कूल आने की निगरानी के लिए एक कार्यशील तंत्र बनाने की आवश्यकता है और इसका डाटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना चाहिए ताकि जवाबदेही का पालन सुनिश्चित हो सके। गरीब और पिछड़े समुदाय जैसे दलित समुदाय हैं, इनके लिए सामुदायिक स्कूलों की उन लड़कियों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए जिसका दाखिला प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर पे होने वाला हो। थैंक यू। जी एंजेला जी। Angela, just a second, I'll send you a request. तो ये तो जो हो गया है और सरकार को अभी कुछ करने की जरूरत है क्योंकि मुसीबत अभी आई है, परंतु इस तरह की दिक्कत दोबारा से नहीं आए, इस तरह के फ्यूचर शॉक्स का असर दोबारा से ना पड़े, तो सरकार को क्या करने की जरूरत है? इसके लिए मौजूदा लैंगिक विभेदों और असमानताओं को केंद्र में रखते हुए एक बेहतर समाज के पुनर्निर्माण की पहल करनी चाहिए। कोविड-19 महामारी से सीखे गए सबक के आधार पर भविष्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन स्थितियों में शिक्षा के लिए लैंगिक भेदभाव को दूर करने वाली योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। खास करके सामाजिक और भावनात्मक भलाई के लिए के साथ साथ मनोरंजन और शैक्षिक गतिविधियों के लिए समुदाय में लड़कियों के लिए सुरक्षित स्थान बनाए रखना चाहिए। और जो ICDS है उसके अंतर्गत जो प्राविधान है, छोटे बच्चों की देख रेख, डे केयर सेंटर का प्रबंध करना चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर भाई बहनों को, अपने छोटे भाई बहनों की देख रेख के लिए जिम्मेदारियों से उनको आज़ादी मिले और वो पढ़ लिख सकें, मतलब वो फ्रीनेस महसूस कर पाए और स्कूल जा पाए। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को स्कूल में वापस लाने के लिए अधिक संख्या में महिला शिक्षकों का प्रशिक्षित होना और नियुक्ति जरूरी है इससे जूझने के लिए। तो आपके विचार के लिए धन्यवाद। जरूर साथियों के और सवाल होंगे तो आप आते हैं वापस, और पहले कुछ सवाल आने भी लगे हैं। तो आई थिंक पैरालिस्ट तो मनीषा जी आ गई हैं? Not yet, she's तो रेणुका जी, फिर आपसे ही कुछ हद तक उसका लॉजिक भी बनता है, पहले कुछ अनुभव आ जाएं, फिर थ्योरी की बात। तो आपके अनुभव के आधार पर लड़कियों की शिक्षा के ऊपर कोविड पेंडेमिक का महामारी का क्या असर पड़ा है? अब जरूर दलित लड़कियों के उदाहरण पे जरूर चर्चा हुई है, पर और भी किस प्रकार के लड़कियों के ऊपर असर पड़ा है, और लार्जर क्या लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन पड़ेगा पेंडेमिक का लड़कियों की शिक्षा के ऊपर? थैंक्स एंजेला। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ इतनी कॉम्प्रिहेंसिव फैक्ट शीट के लिए, क्योंकि जब ये फैक्ट शीट सुनाई जा रही थी तो मुझे लग रहा था शायद जैसे परदादा पदादी का एक्शन प्लान सुनाया जा रहा है।
तो इट इज सो रियलिस्टिक, सो कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। मैं इस अपनी चर्चा को दो भाग में बांटना चाहूंगी, पहले तो पेंडेमिक और अदरवाइज। तो पेंडेमिक के समय में जो एक डिवाइड बढ़ गया बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, वो बहुत बड़ा खाई बन गई है और जिसको पाटना बहुत मुश्किल है। मेरे को सबसे ज्यादा डर जो लग रहा है कि हम एक स्कूल चलाते हैं जिसमें अभी 1600 लड़कियां पढ़ती हैं और उनको भी वही बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा जो कि दिल्ली के एलीट स्कूल के बच्चों को, और जब उनके पास कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये मेरा सवाल मुझसे ही हमेशा के लिए है। क्योंकि जब हम अपना शिक्षा का कार्यक्रम चलाते हैं या हम अपना कोई भी कार्यक्रम चलाते हैं तो मैं कहती हूँ दे आर माई गर्ल्स। माई गर्ल्स का मतलब कि उनमें और दूसरी लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है। पर पेंडेमिक के समय हमने जाना कि भेदभाव की खाई और बढ़ गई है। तो सबसे बड़ी बात, क्योंकि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बड़ी सोसाइटी में, उसके कारण फर्स्ट इम्पैक्ट किस पे हुआ, लड़कियों पे। तो हमने एक छोटा सा सर्वे किया कोई 1600 परिवारों में और उसमें पाया कि 60% परिवारों में वो एक सिंगल मील पे आ गए। 30% परिवारों ने और लोन लिया, पहले भी लोन पे थे और 30% परिवारों ने और लोन ले लिया। उसके साथ 40% जो लोग माइग्रेंट लेबरर्स जो वापस आए, उनका कहीं नाम ही नहीं था किसी भी स्कीम में, सरकार के किसी भी स्कीम में। तो ये जो सारी जो मैं परिस्थितियां बता रही हूँ, उसके कारण क्या हुआ कि इकोनॉमिक बर्डन और अनसर्टेनिटी बढ़ गई फैमिलीज पे, और जिसके कारण कि उसका सबसे पहला इम्पैक्ट लड़कियों की जिंदगी पे होता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज भी जो लड़कियां हैं उनको हम एक बर्डन मानते हैं और कहते हैं कि उनकी चाइल्ड मैरिज कर दो, ट्रैफिकिंग में बेच दो, लोन उतारने के लिए किसी से शादी कर दो, कुछ भी कर दो, या फिर उनको किसी फील्ड में भेज के उससे काम करवाओ, या माँ फील्ड में जाएगी और लड़की बच्चों की देखभाल करेगी। तो ये तो मैंने एक, जो कि हम सबको जो कि ग्रास रूट्स में जुड़े उनको पता है कि यही परिस्थिति है। तो अब पेंडेमिक के समय में चाइल्ड मैरिजेस में इंक्रीज हुआ, जो कि पहले भी रीटा ने भी कहा और आप लोगों ने फैक्ट शीट में भी कहा। अब्यूज अगेंस्ट गर्ल्स बढ़ गया। एक चीज जो और बढ़ी वो ये कि जब हम लोगों ने अपने स्कूल की बच्चियों को टैब्स दी तो हमने पाया देयर वाज अ ह्यूज डिजिटल डिवाइड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ऑफ पेरेंट्स एंड गर्ल्स। एंड उससे क्या हुआ कि पेरेंट्स जो थे उनको लगने लगा, ओ ये लड़कियां तो अब 4 से 5 घंटे जो हैं एक बहाना ढूंढ रही हैं और घर का काम नहीं करेंगी। तो हमने, और दूसरी तरफ ये भी पाया कि लड़कों को बहुत इससे दर्द हुआ, उनका जेंडर स्टेटस हिल गया क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो लड़कियों के पास आ गई। तीसरी बात जो हमने पाई, क्योंकि हम रूरल परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं, बुलंदशहर के एरिया में काम करते हैं, वो ये पाया कि आज भी हमारे यहाँ पे 3G ही चलता है, कोई इंटरनेट की और फास्ट फैसिलिटीज नहीं है। इसका मतलब है कि हमें हर लड़की को एक टैब के साथ में डेटा कार्ड भी देना पड़ा। तो ये तो मैं सिर्फ, पर ये इंटरिम है, इससे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ हमने जो सीखा वो ये सीखा कि सेफ्टी अटेंडेंस बहुत जरूरी है और हर रोज सेफ्टी अटेंडेंस। इसका मतलब ये है कि जितनी भी मेरी बेटियां हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रही हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ रही हैं, चाहे उनकी माएँ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जुड़ी थी, उन सब की सेफ्टी अटेंडेंस लेना बहुत जरूरी था। और वो हमने फोन कॉल करके रोज ली, और जैसे ही 3 दिन बीते और अगर वो बच्ची या माँ फोन पे नहीं आई तो हमारे टीचर्स, मेरे कॉलीग्स खुद जाकर के चेक करके आए कि क्या इश्यू है। तो उससे बहुत मदद मिली। चौथी बात जो बहुत अहम है, जो शिक्षा में हमें, मैं ये लार्जर अब सिनेरियो में कह रही हूँ, क्योंकि शिक्षा का मतलब सिर्फ लड़की को 8वीं पास कराना या 6ठी पास कराना या 5वीं पास कराना नहीं है। शिक्षा का मतलब है सर्वांगीण विकास। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो हमें लड़कियों को ये सिखाना है कि उसका अधिकार क्या है और उसकी ड्यूटीज क्या है। और पेंडेमिक के समय जो हमारी ये ट्रेनिंग लड़कियों को रही वो बहुत महत्वपूर्ण थी। हमने बहुत सारे चाइल्ड एंड वुमेन अब्यूज केसेस के अगेंस्ट इंटरवीन करा, क्योंकि हमारी लड़कियों को पता था कि क्या सही है और क्या गलत है और उनके अधिकार क्या है और उसको कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो
So this was another issue. Another thing that I found, which was very interesting, was that holistic approach to community development is what helped in ensuring that the girls can continue education. ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोग स्कूल चलाने के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी काम करते हैं। तो हमने पाया, जहाँ हम 5000 महिलाओं के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, तो हमने पाया कि जहाँ पे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं आज और उनकी बच्चियां हमारे स्कूल में पढ़ रही हैं या उनकी बच्चियां किसी भी स्कूल में पढ़ रही हैं, तो वो माएँ बहुत दृढ़ हैं कि उनकी बच्चियां स्कूलों में आगे भी पढ़ेंगी और कंटिन्यूड पढ़ाई चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि एक उन्होंने ये पाया क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खुद भी हो चुकी हैं और उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब पता है, और दूसरी तरफ दिस इज व्हाट इज गोइंग टू लीड टू अ चेंज ऑफ सोशल इंडिपेंडेंस। तो पेंडेमिक के समय ये ही महिलाएं जो थी वो बहुत अच्छे से पेंडेमिक को फेस कर पाई, चाहे सरकार ने उनको मदद करी या नहीं करी। पांचवी बात जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, चाहे हम खुद करें या सरकार के द्वारा कराएं, टू एंश्योर दैट हम रिहैबिलिटेट करवा पाए इनके परिवारों को। जब तक बच्चियों के परिवार रिहैबिलिटेट नहीं होंगे, रीबिल्ड नहीं होंगे इकोनॉमिकली, हम कुछ भी कर ले, ये बच्चियां वल्नरेबल रहेंगी और ये स्कूलों में वापस नहीं आ सकेंगी। तो ये तो मेरी बात हुई पेंडेमिक की। और दूसरी तरफ जो पेंडेमिक ने एक चीज हमें सिखाई कि हमारे जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है, और हमें सरकार से हर समय पूछना चाहिए कि आप हमें ये मत बताइए कि आपकी बालवाड़ी में आपने इतना खर्चा कर दिया या आपने अपने जो भी और स्कीम्स है, मनरेगा की स्कीम है या कोई भी डेवलपमेंट की स्कीम है, उस पर इतना खर्चा कर दिया। आप हमें एक इंटीग्रेटेड फैक्ट शीट दीजिए, हर गांव की दीजिए, ताकि हम जान सकें कि क्या क्या खर्च हो रहा है और एक्चुअली में कितना लोगों तक पहुंच पा रहा है। क्योंकि पेंडेमिक के समय भी हमने देखा कि 30% से ज्यादा परिवारों को जो सरकार ने अनाउंस किया वो नहीं मिला, और उसी के कारण सबसे ज्यादा वल्नरेबल लड़कियां हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि आप सब ने कहा कि रोल ऑफ टीचर्स हैज बीन डिफिकल्ट, बहुत से टीचर्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया। यस, इट हैज बीन एन अमेजिंग रोल, पर हमारी जो सबसे बड़ी परेशानी रही है वो सरकारी टीचरों के साथ भी रही है, क्योंकि सरकारी टीचरों ने अपना रोल कहीं रिलैक्स कर दिया। मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, पर मैं रियलिटी बता रही हूँ आप लोगों को। तो 3-4 सिर्फ मुद्दे हैं जिस पे मुझे लगता है अगर हम जुड़ करके काम करें। एक, हम सिर्फ लड़कियों की सिर्फ ये ना कहें कि वो स्कूली शिक्षा पालें, पर वो ऐसी बन सकें कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। क्योंकि आज की डेट में जो आप अगर किसी भी माँ बाप से बात करेंगे जाकर उनको कहेंगे अपनी बिटिया को आप स्कूल खुलेगा तो स्कूल भेजिए, तो कहेंगे अरे बाबूजी क्या फायदा, क्योंकि 8वीं के बाद भी तो उसको घास ही खोदनी है। तो मैं जो बेसिक मुद्दा है कि लड़कियों की जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम उसके सर्वांगीण विकास की बात करेंगे, तो और वो सर्वांगीण विकास जब हम दिखा पाएंगे अपने काम में, तभी लोग मानेंगे कि शिक्षा का कुछ रोल है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि जिस तरह से हमको जैसे कोविड के समय में हम सारी एनजीओज कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनको लड़कियों को ट्रैक किया जा, बच्चियों को ट्रैक किया जा सके, उनको पढ़ाई कराई जा सके, उसके साथ उनको सोशल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी देना बहुत जरूरी है। उनके परिवारों के साथ मिलकर के उनको कहना कि हम आपके साथ हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि वो परिवार भी बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल समय है और दौर है, और उनको नहीं पता कहाँ जाएं। तो ये बड़ी फैक्चुअल ग्रासरूट बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप में से कोई मुझसे कुछ पूछना चाहे तो, और जितना मुझे मालूम है जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू एंजेला। हमारे देखिए सवाल जो बार बार आ रहा है कि ये तो सब कुछ होने चाहिए, इस सिविल सोसाइटी को इस समय क्या करने चाहिए, सरकार को क्या करने चाहिए। ये जरूर होने तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन विशेषकर इस समय क्या एडवोकेसी की या काम के क्या रवैये होने चाहिए जैसे कि ये वास्तव में हो सके।
एक जो मैंने जैसे कहा कि सिविल सोसाइटी को एक काम जैसे हमने एनरोलमेंट ड्राइव के समय किया था, अभी सेफ्टी अटेंडेंस का करना चाहिए। सेफ्टी अटेंडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जितनी लड़कियां मिसिंग लड़कियां हो जाएंगी या बच्चे हो जाएंगे, वो वाकई एनरोल होने बहुत मुश्किल है। एक काम तो सिविल सोसाइटी को ये बहुत जरूर करना चाहिए टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ ऑल चिल्ड्रन who are supposed to be in school. Secondly, कुछ कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे हम अपने केस में बताते हैं, हमने सोचा कि हम कम्युनिटी बेस्ड छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को एंगेज करना शुरू करें, पर हमको परमिशन ही नहीं दी गई। तो सिविल सोसाइटी को एज टुगेदर वी शुड पुट दिस एज अ डिमांड कि कीपिंग सेफ्टी नॉर्म्स इन माइंड, हम यूपी में काम करते हैं, तो कीपिंग सेफ्टी नॉर्म्स इन माइंड, गवर्नमेंट शुड परमिट schools and civil societies, if they want to work at the grassroots level to interact with students in small groups, they should be allowed to do that, because that will help. Then we need to strengthen peer to peer, जो आपके report fact sheet में भी है, we need to strengthen peer to peer connect of children. We also need to form, if not, or strengthen the community based parents groups who can be made a focal point and who can be used as an advocacy ground for the communities. Coming to the government, what I said was that one fact sheet per village of a comprehensive development program should be shared during the time of COVID. What is it that they are doing and how are they doing it, so that the civil society can partner with them to ensure that this is happening. क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रेस जब तक हम कोविड के दौरान जो फैमिलीज को आया वो दूर नहीं करेंगे, तो कुछ भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे कितना भी एफर्ट कर ले, क्योंकि गरीब की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो उसकी भूख की जरूरत है, और जब हम भूख की जरूरत को पूरा कर पाएंगे तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। उसी तरीके से जो आप लोगों ने फैक्ट शीट में कहा ही है कि नीड्स ऑफ गर्ल्स, चाहे वो प्यूबर्टी के समय सैनिटरी नैपकिन्स की नीड्स हो, चाहे आयरन की नीड्स हो, चाहे उनकी बेसिक डाइट, मैलन्यूट्रिशन की नीड्स हो, उस सब पे काम करने की मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स के साथ बहुत जरूरत है। तो ये सारी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं रिपीट करना चाह रही कि बहुत बढ़िया फैक्ट शीट आप लोगों ने निकाली है और उसमें सारे ही मुद्दे तकरीबन कवर किए गए हैं। तो कुछ बिंदु जो कुछ सवाल भी आ रहे हैं, और फाइनली हमारे मनीषा जी could defeat technology and come online. तो कुछ सवाल हैं जो शायद सबके लिए बाद में मैं सबके लिए होंगे, पर जो अभी चल के आए हैं 2 सवाल जो इफ यू कैन आल्सो इंक्लूड इन योर प्रेजेंटेशन मनीषा जी। एक है कि समस्याओं के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है, पर अब हमें पता है कि कोविड की महामारी का असर अभी हमें कोविड के साथ कुछ और महीनों तक जीना है, तो क्या समाधान है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं उस परिप्रेक्ष्य में, नाउ दैट it seems that the situation will prevail for next 1 year. दूसरा है सवाल, स्कूल फीस की समस्या आ रही है जो काफी परिवारों को प्रभावित करती है, उसके लिए क्या समाधान है। तो बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए, बाकी स्पीकर्स के लिए we'll come back to this. So therefore, in that case, रीता जी और रेणुका जी, आपके लिए फिर सवाल है कि अब कोविड जान ही रहा है अगले 1 साल तक, क्या इस समय क्या कर सकते हैं, और जिन अभिभावकों को फीस की समस्या आ रही है उसके लिए क्या समाधान है। एक समाधान जो हमने ढूंढा वो ये कि अपनी जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के साथ में हमने रिवॉल्विंग फंड का प्रोग्राम शुरू किया। बहुत सी एनजीओज ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स करे, आप लोगों ने भी लड़कियों की स्कॉलरशिप की बात करी है। उसी के साथ सिर्फ फीस ही नहीं है, आप बहुत से और खर्चे हैं, जैसे सरकार जब 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम लेती है तो बोर्ड फीस भी लेती है, अब वो बोर्ड फीस भी सरकार को माफ कर देनी चाहिए। सरकार से ये भी हमें कहना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं जिससे कि जो स्पेशली जो बच्चों की जो परीक्षा जो देने वाले बच्चे हैं उनके साथ किस तरह का
किस तरह के कंसेशंस होंगी उनको, कि क्या पूरा कोर्स आएगा, आधा कोर्स आएगा, उस पर कुछ सरकार की नीति नहीं है अभी। तो ये सिर्फ और जो फीस का मुद्दा है, डेफिनेटली कुछ जैसे लॉयला यूनिवर्सिटी, मैं अगर यूनिवर्सिटी की बात करूं, आज ही कल ही उन्होंने अनाउंस किया कि अगर कोई कोविड इम्पैक्टेड बच्चे हैं तो उनको फीस नहीं देना है। तो अगर हम इस तरह की भी कोई फोरम हो या कोई व्यवस्था हो जिससे कि हम इस तरह की इंफॉर्मेशन ऑन द लार्जर ग्रुप शेयर कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। और स्कूली स्तर पे जो है वो हमें बहुत कुछ देखने की जरूरत है, क्योंकि आज ठीक है कि मिड डे मील के थ्रू शायद बच्चों के घर पे खाना पहुंचाया जा रहा है, पर वो रेगुलर मील उनको नहीं मिल पा रहा है। तो जो कि सरकार की सारी व्यवस्था थी वो चरमरा रही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे वो उसको दोबारा से सुव्यवस्थित किया जा सके और वी टेक इट टू द होम्स ऑफ द चिल्ड्रन। दैट इज वन। सेकेंडली, वी नीड टू हैव, जो आप लोगों ने कहा भी है कि रेडियो के थ्रू, टीवी के माध्यम से और भी अलग अलग माध्यम से हमें बच्चों को पढ़ाई का माध्यम प्रोवाइड कराना चाहिए। बट एक जो मेरी सुझाव है, जो मुझे लगता है फ्यूचर में हमें रखना ही चाहिए, कि सरकार को वन स्टॉप कम्युनिटी सेंटर्स शुरू करने चाहिए, चाहे वो वीसैट कनेक्टेड हो, जिसमें कि स्मार्ट टीवीज हो, और वो स्मार्ट टीवी से जो है ना ही स्कूली शिक्षा दी जा सके, बहुत कुछ और हो सकता है। स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम किया जा सकता है, सरकार की नीतियों पे बात हो सकती है, ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये सब करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कहाँ तक हर बच्चे को टैब्स या इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकेगा। और जो हमारे चीफ गेस्ट से उन्होंने जब कहा कि आजकल बहुत कुछ आ रहा है, फेसबुक और ये सब which is harmful, so we will be able to control all that if we have these kind of centers. So that is also one demand that I would like us to put to the government, that we should have one-stop centers which are community-based centers in each of the villages of India. रीता कौशिक, मुझे बस दो ही बातें कहनी थी इसमें। एक तो हमें बड़े लेवल पे सोशल सेक्टर को सामने आना चाहिए और इसमें बहुत सारे बच्चों के साथ कार्यक्रम कुछ करने चाहिए। दूसरा था कि जो डिमांड की बात है, अभी मैडम ने बोला है कि हमें फीस माफ़ कर देना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को फीस माफ़ कर देना चाहिए। एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। हमारे गोरखपुर में कुछ पेरेंट्स ने इसकी डिमांड की थी गवर्नमेंट से। सरकार ने ये बोला कि मैं फीस क्यों माफ़ करने के लिए आदेश दूं, आप अपनी सैलरी छोड़ दो। तो इस तरह से कंडीशन है, और इस सूरत में बच्चों की जो पढ़ाई है, जिनके पास बिल्कुल फीस नहीं है, उनके साथ बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हम लोग खुद भी बहुत सस्पेंस में हैं कि इसके लिए हमें करना क्या चाहिए। कुछ भी ऐसा खासा आइडिया दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो सरकार को इस पे जरूर सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है आगे की शिक्षा के लिए। जो बच्चों के पास फीस नहीं है देने के लिए स्कूल में, वो पुनः कैसे एडमिशन करा पाएंगे। थैंक यू। तो साथियों, और किसी के कुछ सवाल हों, क्योंकि मैं कि 1:30 बजे तक खत्म करना था, 1:30 बजे हो गया है, लेकिन तब भी एक दो और सवाल हो किसी के। ओके, थैंक यू एंजेला, एंड थैंक यू रेणुका जी, रीता जी। इट्स ए वेरी वंडरफुल डिस्कशन और बहुत सारे सॉल्यूशंस भी निकल के आए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस पूरे को ऑर्गेनाइज किया है। फॉर्मल थैंक यू कहने के लिए धन्यवाद, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अनुभूति पात्रा को इनवाइट करूंगा। अनुभूति पात्रा इज इंडिया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मलाला फंड, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और वोट ऑफ थैंक्स करें फॉर्मली। थैंक यू अमरीश जी। और शुरू करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि अमरीश जी का साथ ना हो, आरटी फोरम जिन लोगों ने इतना फार थिंकिंग होके बनाई थी एक समय पे, उनका विजन नहीं होता तो आज हमारे पास ये प्लेटफॉर्म नहीं होता इतने अच्छी तरीके से इकट्ठा होने के लिए।
और अपने विचार शेयर करने के लिए। इस फैक्ट शीट को बनाने के लिए जो चिंताधारा थी, द ओपिनियन था, वो एक नेटवर्क है, चैंपियंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, जो मलाला फंड के सपोर्ट से चलती है। मलाला फंड उसको सपोर्ट करता है। तो उन चैंपियंस ने इसके बारे में सोचा कि हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए टुवर्ड्स दिस पैंडेमिक एंड द इम्पैक्ट दैट इट वुड हैव ऑन गर्ल्स एजुकेशन। तो हमने सोचा कि एक नेशनल फैक्ट शीट बने, जब तक कि और इसके अलावा हम कुछ स्टेट लेवल फैक्ट शीट्स भी निकालने वाले हैं। स्टेट लेवल फैक्ट शीट्स जो हैं वो बिहार, असम और यूपी के लिए बनेंगी, और ये फैक्ट शीट्स भी कंटेक्चुअल होंगी टू द स्टेट। हमने नेशनल सिनेरियो इस नेशनल फैक्ट शीट में बताया। अगला जो हमारा नेटवर्क का जो इनिशिएटिव होगा वो होगा स्टेट लेवल फैक्ट शीट्स पे। इस फैक्ट शीट को डेवलप करने में, इसका कंटेंट बनाने में सबसे बड़ा हाथ रहा सैलब, डायरेक्टर हब सेंटर के, और अहेली फ्रॉम जोश, जिन्होंने सारा डेटा, सारा जो प्रिवलेंट अंडरस्टैंडिंग है कि पैंडेमिक का क्या असर हो सकता है गर्ल्स एजुकेशन पर, उस पे मेहनत की, उसको इकट्ठा किया, और इस फैक्ट शीट को एक बहुत ही कंसाइज रूप दिया। चैंपियंस नेटवर्क में सब जितने जो 11 चैंपियंस हैं, उन लोगों ने इसमें रिकमेंडेशंस डाली, और रिकमेंडेशंस भी अलग अलग नेटवर्क्स और अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थाओं के साथ जो हम काम करते हैं उनके ओपिनियन से डाला गया। तो थैंक यू अहेली एंड सैलब, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की इस पे, और इसको एक कितना कंसाइज और डिटेल्ड रूप दिया। वी वुड लाइक टू थैंक आरटी फोरम की जो टीम है, अमरीश जी, जिन्होंने इस प्रोसेस और इस फैक्ट शीट के डिसमिनेशन प्रोसेस को लीड किया, आज के इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। आरटी फोरम की एक बहुत ही वंडरफुल टीम है, जिसमें वी वुड लाइक टू थैंक श्रीजिता एंड मित्ररंजन जी। ऑर्गेनाइज बहुत लोग करते हैं, पर जिस पैशन और जिस फोकस के साथ मित्ररंजन जी और श्रीजिता किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, वो उस एक्शन को बहुत ही एक्सेप्शनल बना देता है। तो थैंक यू श्रीजिता एंड मित्ररंजन जी। आई वुड लाइक टू थैंक एंजेला फ्रॉम ऑक्सफैम। आई थिंक एंजेला, आप यू हैव been a huge we look up to you. I think we all look up to you. We look up to your perspective, and to have and for you to have agreed to moderate the session is a great privilege and honor also. Thank you रेणुका जी। मैंने पहली बार आपको सुना, और जिस पैशन से आप काम करते हैं और जो आपने सीखा है उसको एक तरह से समराइज करके इतने अच्छे से 3 या 4 मिनट में प्रेजेंट करना सबके लिए बहुत आसान नहीं होता। आपका ये जो कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव था अराउंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अराउंड री एनरोलमेंट इन स्कूल्स, आई थिंक हम सब ने उससे काफ़ी कुछ सीखा। हम काफ़ी कुछ समझते हैं, बट कभी इकट्ठे सुने तो वो एक इट मेक्स मोर सेंस। हमें लगता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर इमर्ज कर रहा है। आई वुड लाइक टू थैंक रीटा जी। रीटा जी, बहुत ही कम समय में, हमने आपको बहुत कम समय दिया, और दलित लड़कियों की पर्सपेक्टिव और उनका वॉइस यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए आई थिंक इससे अच्छा और कोई नहीं कर सकता था। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट। मनीषा जी, थैंक यू सो मच। आपने पूरे 2 घंटे स्ट्रगल किया टू कनेक्ट। आई एम श्योर आपसे सुनने का हमें फिर से मौका मिलेगा।
and we will wait for that opportunity, and we would love to have you here again. Fingers crossed अगली बार हम आपकी पूरी बात सुन पाएं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रियंक जी का बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, कमीशन का पर्सपेक्टिव बताने के लिए, एंड फॉर मेकिंग अस इन द सिविल सोसाइटी फील कि हम भी एक इक्वल स्टेक होल्डर हैं लड़कियों की शिक्षा को लेकर. अमरीश जी, आई थिंक ओके. सो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद अनुभूति. और हम मनीषा प्रियम को बहुत मिस किया हमने इस वार्ता में. मनीषा प्रियम एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर हैं और नीपा के साथ हैं, और शी इज ए गुड पॉलिटिकल एनालिस्ट आल्सो. तो उनको हमने मिस किया, लेकिन अगली बार जरूर हम उनको सुनेंगे. अभिनंदिता माथुर, शी इज एडवाइजर टू दिल्ली गवर्नमेंट, and she is sick now, so we all wish for her fast recovery, और वो जल्दी से स्वस्थ हों. उनको भी हम अगली बार आमंत्रित करेंगे. और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. और अब ये हमको निगाह रखनी है अपने बच्चों की शिक्षा में कोई वो उनकी शिक्षा डिसकंटिन्यू ना होने पाए. इसके लिए तमाम ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस को, सिविल सोसाइटी को पूरे प्रयास के साथ लगना होगा, क्योंकि स्कूल रीओपन की खबरें आ रही हैं धीरे धीरे. तो हमें इस पर जुटना होगा बैक टू स्कूल कैंपेन को मजबूत करने के लिए. और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जिन्होंने इसमें हिस्सेदारी की, अपने सवाल रखे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद. और फिर एक बार जिन्होंने इसको आयोजित करने में पूरी अपनी ताकत लगाई, आरटी फोरम की टीम, एजुकेशन चैंपियन नेटवर्क, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू टू एवरीबॉडी.